कंट्री साइड। कोलोनियलिज्म बेसिकली क्या होता है? कोलोनियलिज्म में जो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल कंट्री होती है वो दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है। लाइक हियर ब्रिटिशर्स कंट्रोल ओवर इंडिया, so this is the colonialism, control of another country, that is control of british over India। और colonialism start कहाँ से हुआ? start from Bengal, colonialism started from Bengal। एंड उसके साथ साथ कंट्री साइड की बात करें तो कंट्री साइड में हमें ज़मींदार्स के बारे में पढ़ना है और तालुकदार्स के बारे में भी पढ़ना है और जोतेदार्स भी हैं, जोतेदार्स के बारे में भी पढ़ना है और पीजेंट्स जिन्हें हम रैयत्स भी बोलते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। सो जो कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ, कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स जो बंगाल से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया बाय कंट्रोलिंग लैंड एंड दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, टू कंट्रोल लैंड, लैंड कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट जो है इंट्रोड्यूस्ड किया, दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया 1793 में। तो बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट इज़ अ रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स। इसमें परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू डिमांड था ब्रिटिशर्स का वो फिक्स्ड था और जो पेमेंट का डेट था वो भी पहले से स्पेसिफाइड था। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि जो ज़मींदार्स थे वो पीजेंट्स से टैक्स और रेवेन्यू डिमांड कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते थे। और अगर कोई भी ज़मींदार अपने स्पेसिफाइड डेट पे जो रेवेन्यू डिमांड है वो पे करने में अनेबल हो जाते थे, देन उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन के लिए पुटअप हो जाती थी। Our first topic is an auction in Bardhaman। In this topic, we saw about auction of a estate of जमींदार। 1797 में एक ई स्टेट जमींदार की ऑक्शन की जाती है बिकॉज ही वॉज अनेबल टू पे द फेल्ड टू पे द रेवेन्यू। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में केम इनटू ऑपरेशन, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड रेवेन्यू होगा। दूसरा, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा कि इतने टाइम पीरियड के अंडर ही ज़मींदार को रेवेन्यू डिमांड को पे करना है टू द कंपनी। एंड द थर्ड इज़ दोज हु अनेबल टू पे देयर ई स्टेट्स वर ऑक्शनड। जो स्पेसिफाइड डे पे अपना पेमेंट कंप्लीट नहीं करते थे, their e-states were put on auctioned। बट ड्यूरिंग ऑक्शन, जो ऑक्शन होता था उस टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द परचेजर्स होते थे वो ज़मींदार्स के एजेंट्स होते थे। सो दैट्स वाई वो अपने ज़मींदार के फेवर में उनके बिहाफ पे जाके ई स्टेट्स को फिर से परचेज कर लेते थे। सो मोस्ट ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग ऑक्शन were fictitious। Here is another important question arises that why Britishers introduced permanent settlement। Britishers ने permanent settlement introduced ही क्यों किया? तो उन्होंने permanent settlement introduce किया प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, रूरल इकॉनमी का एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। पहला, रूरल इकॉनमी को जो है उसकी रूरल इकॉनमी की ग्रोथ के लिए, और दूसरा एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाने के लिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। इसके थ्रू, परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू वो जो लैंड है और जो लैंड से प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहे थे बाय फिक्सिंग रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड, बाय फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड। और अकॉर्डिंग टू देम, अगर वो रेवेन्यू डिमांड फिक्स्ड कर देते हैं तो उनके पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम रहेगा जिससे कि वो अपना इन्वेस्टमेंट मोर एंड मोर कर पाएंगे। सपोज दैट कि अगर किसी मंथ में या किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में उनका ट्रेड नहीं हो पाया या इकॉनमी उतनी अच्छी नहीं थी, सो दैट टाइम उनके पास ये तो एश्योरेंस रहेगा परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू कि फिक्स्ड रेवेन्यू उनको ज़मींदार्स पे करेंगे।
सो दिस इज़ द रीज़न दे वांट द रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू के लिए उन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, जो ई स्टेट होता था वो बहुत सारे विलेजेस को कंसिस्ट करके एक ई स्टेट होता था। ठीक है, अबाउट 400 विलेजेस भी होते थे बहुत सारे ई स्टेट में। ठीक है, और जो एक ई स्टेट होता था वो अंडर कंट्रोल होता था एक ज़मींदार के, और ज़मींदार जो लैंड होता था उसका ओनर नहीं होता था। ही वॉज द रिवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। ज़मींदार वॉज द रिवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। बट अभी हमने देखा कि बर्दवान में एक ज़मींदार का जो ई स्टेट है वो ऑक्शनड हो जाता है। सो हियर क्वेश्चन केम दैट ज़मींदार्स अपना पेमेंट करने में फेल क्यों हो जाते थे, एंड उनका जो ई स्टेट है वो ऑक्शन पे क्यों चला जाता था। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो रिवेन्यू डिमांड था परमानेंट सेटलमेंट में वो फिक्स्ड था। तो रिवेन्यू डिमांड फिक्स्ड होने की वजह से अगर ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल और हार्वेस्ट अच्छी ना हो पाई हो, फेमाइन हो, कुछ भी हो, अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो कम होगा तो जो पीजेंट्स की इनकम होगी वो भी कम होगी, और पीजेंट की इनकम कम होगी तो वो ज़मींदार्स को रिवेन्यू डिमांड जो है पे नहीं कर पाएंगे, और जब ज़मींदार्स को पीजेंट से रिवेन्यू डिमांड नहीं मिलेगा देन ज़मींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रिवेन्यू डिमांड स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नहीं दे पाएगी। सो जो फिक्स्ड रिवेन्यू डिमांड था इट वॉज प्रॉब्लमेटिक फॉर बोथ पीजेंट्स एंड ज़मींदार्स। ठीक है, एंड एट दैट टाइम देयर वॉज लो रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इनवेरिएबल रेवेन्यू। किसी रीजन की जो सॉयल है वो फर्टाइल थी, कहीं पे रेनफॉल अच्छी हुई, कहीं पे नहीं हुई। दिस ऑल फैक्टर्स इम्पैक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बट जो रिवेन्यू डिमांड था वो फिक्स्ड था। ये सारे डिफरेंसेस हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो इनकम ऑफ पीजेंट्स है डिफरेंट रीजन्स का वो तो इनकन्सिस्टेंट है, इनवेरिएबल है, बट जो उनको रिवेन्यू पे करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को वो फिक्स्ड है। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को तो फिक्स्ड रिवेन्यू मिल जाएगा, बट जो जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उतना नहीं हुआ है, जहाँ पे पीजेंट्स की इनकम बहुत कम है, तो उनको तो जो ज़मींदार हैं उनसे उनको लोन लेना पड़ेगा, एंड जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है वहाँ पे जो ज़मींदार हैं उनकी इनकम अच्छी होगी। तो दोनों ही लॉस है, दोनों कंडीशन में लॉस है। ठीक है, और जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें सनसेट लॉ आता है। सनसेट लॉ में ये था कि जो लास्ट डेट है पेमेंट की, अगर उस दिन सनसेट से पहले पेमेंट नहीं होती है देन आफ्टर द सनसेट द पेमेंट वॉज नॉट एक्सेप्टेड, और उसके बाद जो है ई स्टेट को ऑक्शन के लिए पुट अप कर दिया जाता था। एंड थ्रू परमानेंट सेटलमेंट जो ब्रिटिशर्स दे लिमिटेड द पावर ऑफ ज़मींदार, क्योंकि ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड दैट कि जो ज़मींदार हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है विलेजेस में। सो दे लिमिट देयर पावर by appointing collector in different e-states. Another topic is and the most important question, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर में, हाउ कंपनी हैड मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ज़मींदार्स। ठीक है, तो कंपनी ने कैसे ज़मींदार्स के इन्फ्लुएंस को कम किया, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस, टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ज़मींदार, जो ऑटोनॉमी थी ज़मींदार की उसको कंपनी ने रेस्ट्रिक्ट करा। ऑटोनॉमी ऑफ ज़मींदार वॉज रेस्ट्रिक्टेड बाय द कंपनी, और जो उनके ट्रूप्स थे उनको डिसबैंड कर दिया, एंड जो उनके लोकल कोर्ट्स थे वो सुपरविज़न ऑफ कलेक्टर के अंडर में आ गए सारे कोर्ट्स उनके। ठीक है, तो सबसे पहला कैसे मिनिमाइज़ किया, तो उसमें आता है जो उनकी ऑटोनॉमी थी उसको रेस्ट्रिक्ट किया, उनके ट्रूप्स को डिसबैंड किया, और जो उनके कोर्ट्स थे वो अब आ गए कलेक्टर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स के सुपरविज़न में आ गए।
इस ट्रबल में देख के ज़मींदार के जो इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, इसको देखकर जो रिच रईयत थे और जो जोतेदार थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि जो ज़मींदार होता था ना, वो जो पेमेंट नहीं कर पाते थे पीजेंट्स, उनको क्विकली आइडेंटिफाई कर लेता था, डिफ़ॉल्टर्स को क्विकली पकड़ लेता था। मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द राइज ऑफ जोतेदार्स। जो ज़मींदार्स हैं उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा था और जो जोतेदार्स हैं उनका राइज हो रहा था। ज़मींदार्स का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, जोतेदार्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। जोतेदार्स जो हैं वो रिच पीजेंट्स होते थे एंड उनको डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम्स दिए जाते थे, सच एज हौलादार्स, गंटीदार्स एंड मंडल्स। बाय 19th सेंचुरी जो जोतेदार्स हैं उन्होंने वास्ट एरिया ऑफ लैंड जो है अक्वायर किया और जो लोकल ट्रेड और मनी लैंडिंग है उसको कंट्रोल करना स्टार्ट किया। विद इन विलेजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ जोतेदार्स इज़ मोर देन जमींदार्स बिकॉज दे लिव्ड इन विलेजेस। विलेजेस में जो जोतेदार्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता था, क्योंकि वो विलेज में ही रहते थे, जबकि जो ज़मींदार्स हैं वो अर्बन रीजन्स में रहते थे। एंड जोतेदार्स ऑल्सो कनेक्टेड डायरेक्टली टू द पीजेंट्स। और जोतेदार्स एज वी सी कि वो हैप्पी थे ज़मींदार्स को ट्रबल्स में देख के। देन इससे ये है कि जो ज़मींदार्स थे उनको जो जोतेदार्स हैं वो कॉम्पिटिटर समझते थे एंड जोतेदार्स जो ज़मींदार्स होते थे उनको उनकी ड्यूटी एग्जीक्यूट करने में और जो टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस होता था उसमें वो डिले कराते थे। और जो रैयत्स, जो पीजेंट्स ज़मींदार्स पे डिपेंडेंट होते थे, उनको वो मोबिलाइज करा देते थे एंड जो पेमेंट होता था ज़मींदार्स का उसमें डिले हो जाता था। दैट्स वाई उनका ई स्टेट ऑक्शन हो जाता था एंड जब ऑक्शन हो जाता था ई स्टेट, तो जो परचेजर्स होते थे उसमें मोस्टली परचेजर्स वर द जोतेदार्स। मूविंग फर्दर, देयर वर वेरियस स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय जमींदार्स टू सेव देयर ई स्टेट्स। अपना ई स्टेट बचाने के लिए जमींदार्स ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया। उसमें सबसे पहला आता है फिक्शियस सेल। फिक्शियस सेल में जो जमींदार्स होते थे दे ट्रांसफर्ड देयर जमींदारी टू देयर मदर। एंड जो ब्रिटिश लॉ था उसके अंडर ये था कि वुमेन की प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं होगी। इससे जो ज़मींदारी मदर के नेम पे होती थी, दैट वाज नॉट ऑक्शनड बाय द स्टेट। And the next strategy was the agents of zamindars and many people under the zamindar were among purchasers। जो जमींदार्स के एजेंट्स होते थे वही परचेजर्स भी मोस्टली होते थे। एंड पीजेंट्स आर रेजिस्टेड आउटसाइडर्स। जो पीजेंट्स रैयत्स होते थे वो आउटसाइडर्स को रेसिस्ट करते थे इन ऑक्शन बिकॉज ऑफ देयर लॉयलिटी, क्योंकि उनकी लॉयलिटी थी टूवर्ड्स दियर जमींदार। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि कोई आउटसाइडर आके उनके ई स्टेट को, उनके विलेजेस को, उनकी लैंड को कंट्रोल करे, बिकॉज उनका एक बॉन्ड, एक कनेक्शन था, एक लॉयलिटी थी टू द फॉर्मर जमींदार। आउटसाइडर्स को रेजिस्ट करने के लिए कुछ जमींदार के एजेंट्स होते थे जिन्हें हम लठियाल्स भी बोलते हैं, जो कि आउटसाइडर्स पे लाठी जो होती है उससे अटैक करते थे और उन्हें ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फिफ्थ रिपोर्ट। द फिफ्थ रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से प्रीवियस ईयर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। द फिफ्थ रिपोर्ट इज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। 1813 में जो फिफ्थ रिपोर्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की गई। बेसिकली जो फिफ्थ रिपोर्ट है उसमें
ये था नेचर ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, नेचर ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, रिपोर्ट्स टॉक ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। टोटल जो रिपोर्ट थी उसमें 1002 पेजेस थे एंड रिकॉर्ड्स में जो ज़मींदार्स एंड रैयत्स की पेटिशंस, रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स, स्टैटिस्टिकल टेबल्स, और ये रिपोर्ट सेलेक्ट कमिटी के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। एंड इन दिस रिपोर्ट जो कोलैप्स ऑफ जमींदारी पावर था उसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके दिखाया गया था। बेसिकली द फिफ्थ रिपोर्ट इज़ अबाउट द नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। Moving further, our next topic is the hoe and the plow. hoe symbolizes पहाड़ियाज and plow symbolizes संथाल्स। पहाड़ियाज जो थे वो हिल्स पे रहते थे, हिल्स राजमहल हिल्स पे रहते थे, और संथाल्स जो थे सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट थे। जो पहाड़ियाज थे उनके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे परफॉर्म्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम सभी जानते हैं कि उसमें एक पास्चर ऑफ लैंड को क्लियर करके और फिर वहाँ पे जो बशेस वगैरह होती थी उनको जला के वो जो ऐश होता था उसके ऐशेस के थ्रू वहाँ की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जाता था एंड फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। The people of पहाड़ियाज were very hostile and apprehensive of officials। जो पहाड़ियाज थे वो बहुत apprehensive थे towards officials because जो officials थे वो प्रमोट कर रहे थे clearance of forest for increasing the agriculture, and जो फॉरेस्ट है वो तो सब्सिस्टेंस ओनली सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर पहाड़ियाज, और उसी को जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट वो क्लियर कर रही थी। सो दैट्स वाई दे आर एप्रीहेंसिव ऑफ द ऑफिशियल्स। एंड जो पहाड़ियाज होते थे वो पल्सेस और मिलेट्स को वो ग्रीव करते थे। जनरली जो पहाड़ियाज थे वो 5 एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। सबसे पहला आता है उसमें हंटिंग गैदरिंग, दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फूड गैदरिंग, चारकोल प्रोड्यूसर एंड सिल्क वॉर्म रियरर्स। हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स एंड सिल्क वॉर्म रियरर्स। उसके बाद संथाल्स जो थे वो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट थे। वो प्लेन रीजन्स में सेटल्ड थे एंड दे ग्रीव राइस एंड कॉटन। दे बेसिकली hired by जमींदार्स to extend cultivation। जो पहाड़ियाज थे हिल फॉक जो थी वो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट जो प्लेन एरियाज़ में रहते थे वो वहाँ पे रेड करते थे बाय प्लंडरिंग, और जो कुछ ट्रेड रूट्स ट्रेड जो होता था वो भी हिल के रीजन से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो दैट टाइम वो गुड्स को प्लंडर कर लेते थे और जो मनी लैंडर्स जाते थे उनके ऊपर अटैक करते थे। तो फॉर दैट जो ज़मींदार्स हैं वो ट्रिब्यूट्स पे करते थे फॉर द पीस टू हिल चीफ। जो हिल का चीफ होता था उसको ज़मींदार ट्रिब्यूट पे करते थे फॉर पीस, फॉर मेंटेनिंग पीस। लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनकरेज किया फॉरेस्ट क्लियरेंस को, और जो ज़मींदार्स थे दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू राइस फील्ड्स। इससे क्या हुआ, जो सेटल्ड एग्रीकल्चर का जो लैंड है वो इंक्रीज़ हुआ, बट जो फॉरेस्ट और पास्चर जो लैंड था जहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पहाड़ियाज प्रैक्टिस करते थे वो लैंड डिक्रीज़ हुआ, जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट था पहाड़ियाज और सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट और इंक्रीज़ हो गया।
1770s में ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन जो है लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या है, ब्रूटली वो लोग फोर्स के थ्रू पहाड़ियाज की किलिंग कर रहे थे। एंड उसके बाद 1780s में पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन ऑगस्टस क्लीवीलैंड ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि भागलपुर के कलेक्टर थे। एंड इस पॉलिसी ऑफ पेसिफिकेशन में क्या था कि जो पहाड़ियाज के चीफ थे उनको एनुअल अलाउंस दी जाएगी टू प्रॉपर कंडक्ट ऑफ दियर मैन। बेसिकली पहाड़ियाज को जो है कि एक ट्रिब्यूट, एक अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाएगा फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ दियर मैन। मैनी ऑफ द चीफ्स वर नॉट एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, बट जिन्होंने एक्सेप्ट किया दे लॉस्ट दियर अथॉरिटी विद इन दियर कम्युनिटी। ठीक है, उन्होंने अपनी अथॉरिटी ही खो दी अपनी कम्युनिटी के बीच में। 1780s जो संथाल्स थे वो बंगाल में आना स्टार्ट कर दिए और ज़मींदार्स उनको हायर करते थे टू एक्सपैंड कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन का जो एरिया है उसको एक्सपैंड करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्रीज करने के लिए उनको ज़मींदार्स हायर कर रहे थे। जो लैंड ऑफ संथाल्स डिमार्केटेड थी उसको दामिने को बोला जाता था। एंड द लैंड वॉज गिवन टू संथाल्स टू प्रैक्टिस प्लाउ एग्रीकल्चर। ठीक है, संथाल्स को प्लाउ एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो है प्रोवोक किया जा रहा था, बोला जा रहा था बाई जमींदार्स एंड ब्रिटिशर्स। जो लैंड ऑफ संथाल्स थी दैट वाज डीमार्केटेड और वो सेपरेट थी बोथ फ्रॉम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड फ्रॉम द हिल फॉक पहाड़ियाज। ठीक है, तो जब एक जगह जो संथाल्स थे वो रहने लगे देन उनका पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुआ, सेटल्ड एग्रीकल्चर का लैंड भी इंक्रीज़ हुआ एंड उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुआ। जितना लैंड संथाल्स को दिया गया था इट वॉज स्टिपुलेटेड दैट कि उसका जो 1/10 है वो फर्स्ट 10 ईयर्स में वो कल्टीवेशन के अंदर इन्वॉल्व करें। कुछ समय के बाद संथाल्स ने ये फील किया कि जो लैंड उन्होंने सेटल किया है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उन्होंने इंक्रीज़ करा है रेट उसका, दैट ऑल स्लीपिंग अवे फ्रॉम दियर हैंड। और उसके साथ साथ जो स्टेट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनसे हैवी टैक्सेस ले रही है, मनी लैंडर्स ऑल्सो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। और अगर जो डेब्ट्स हैं, जो भी लोन्स है, अगर कोई पीजेंट अनेबल हो जाता है पे करने में देन उसकी जो क्रॉप्स हैं, लैंड्स है, उसको सीज कर दिया जाता था। दिस ऑल प्रोवोक संथाल्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे डिड इट। तो संथाल रिवोल्ट होता है 1855-1856 में। इस रिवोल्ट के बाद एक संथाल परगना का क्रिएशन होता है जिसके लिए लैंड भागलपुर और बीरभूम से ली गई थी अराउंड 5500 स्क्वायर माइल्स। आफ्टर दैट द बॉम्बे डेक्कन रिवोल्ट, बॉम्बे डेक्कन रिवोल्ट was the peasant revolt और इट was held in 1875। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सूपा से। सूपा एक छोटा सा विलेज है पुणे डिस्ट्रिक्ट में ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ऑन 12 में 1875 जो रैयत्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने जो रूरल एरियाज़ था उसको चारों तरफ से घेर लिया और जो मनी लैंडर्स और शॉपकीपर्स थे उनके ऊपर अटैक किया और अपने बही खाताज और जो अकाउंट बुक्स थी उनको लेकर के जला दिया और जो ग्रेन शॉप्स थी उनको लूटा। एंड सम ऑफ द हाउसेज ऑफ साहूकार्स एंड मनी लैंडर्स ऑल्सो सेट फायर बाय द रैयत्स। इस मूवमेंट को स्टॉप करने में बहुत टाइम लगा ब्रिटिशर्स को एंड एट लास्ट जो पुलिस थी दे अरेस्टेड मैनी पीपल एंड मैनी ऑफ देम ऑल्सो कन्विक्टेड। जो परमानेंट सेटलमेंट था वो बंगाल से बाहर नहीं जा पाया क्योंकि इट वॉज नॉट मच सक्सेसफुल, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस इंक्रीज़ होती एंड उससे क्या होता है ज़मींदार्स का जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ होता। बट रेवेन्यू डिमांड इज़ फिक्स्ड इन परमानेंट सेटलमेंट। जो हमने पहले पढ़ा है कि जो परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू डिमांड का जो रेट है वो फिक्स्ड रहेगा।
देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज़्यादा हो, इनकम ऑफ ज़मींदार ज़्यादा हो, बट फिर भी कंपनी को उतना ही रिवेन्यू मिलेगा. देन गवर्नमेंट फाइंड आउट वेज टू मैक्सिमाइज लैंड रिवेन्यू. तो अब गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी टू फाइंड आउट सम न्यू वेज टू मैक्सिमाइज दियर लैंड रिवेन्यू. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रयतवारी रिवेन्यू सिस्टम. रयतवारी रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. इसमें क्या था, जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो डायरेक्टली सेटल्ड था विद रैयत. मतलब बीच में किसी का मेडिएशन नहीं था, कोई ज़मींदार नहीं, कोई तालुकदार नहीं, कोई जोतेदार नहीं. ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली कनेक्शन में थी विद रैयत टू कलेक्ट रिवेन्यू. एंड जो रिवेन्यू एस्टिमेट था वो था ऑन द बेसिस ऑफ द सॉयल एंड रिवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रैयत. दो पैरामीटर्स पे जो रिवेन्यू रेट है उसको फिक्स्ड किया गया था. एक तो पहला टाइप ऑफ सॉयल जो कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी को बताता, एंड सेकेंड वन इज़ द रिवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रैयत. तो इन दोनों पैरामीटर्स पे रिवेन्यू एस्टिमेट किया गया फॉर 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स के बाद फिर से लैंड का रीसर्वे होता और जो रिवेन्यू रेट है उनको इंक्रीज़ किया जाता. देन नो मोर द रिवेन्यू रेट इज़ फिक्स्ड. इम्पैक्ट ऑन रैयत्स. तो जो रैयतवारी सिस्टम था उसका इम्पैक्ट रैयत्स पीजेंट्स पे क्या था, यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन आता है. इम्पैक्ट ऑफ रैयतवारी सिस्टम ऑन रैयत्स. तो जो रयतवारी रिवेन्यू सिस्टम था उसका फर्स्ट सेटलमेंट होता है 1820s में. और जो स्टार्टिंग था तभी जो है जो रिवेन्यू डिमांड था वो बहुत हाई था स्टार्टिंग में ही. सो दैट्स वाई पीजेंट फ्रॉम मैनी विलेजेस माइग्रेटेड टू न्यू रीजन्स. एंड इन केस रेनफॉल लो हुई एंड हार्वेस्ट पुअर, द पीजेंट्स अनेबल टू पे रिवेन्यू. जब रेनफॉल अच्छी नहीं होगी, हार्वेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो पीजेंट्स के पास और कोई तो सोर्स ऑफ इनकम है नहीं. देन दे वर अनेबल टू पे द रिवेन्यू. और व्हेन पीजेंट्स फेल टू पे रिवेन्यू, उनके जो क्रॉप्स थे उनको सीज कर दिया जाता था और फाइन इम्पोज्ड कर दिया जाता था ऑन द होल विलेज. बाई 1830s जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए. और जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे देन पीजेंट्स की जो इनकम है वो भी डिक्रीज़ हो गई, डिक्लाइन हो गई. और बाई 1832 to 34 कंट्री साइड रूरल एरियाज़ में फेमाइन आ गया, जिससे कि 1/3 ऑफ कैटल पॉपुलेशन डाइड हो गई और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन की भी डेथ हो गई. कैटल ना होने की वजह से, अच्छी हार्वेस्ट ना होने की वजह से जो रईस थे उनको बार बार मनी लैंडर्स से लोन लेना पड़ रहा था, डेप्ट लेना पड़ रहा था. एंड द डेप्ट्स कलेक्टेड एंड जो लोन्स हैं वो अनपेड ही थे बिकॉज दे हैव नो सोर्स ऑफ इनकम एट दैट टाइम. और दिस लेड टू द मोर डिपेंडेंस ऑफ पीजेंट्स ऑन मनी लैंडर्स. ये बार बार लोन लेने की वजह से जो पीजेंट्स का डिपेंडेंस था मनी लेंडर्स पे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था एट दैट टाइम. अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कॉटन बूम. यहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. प्रीवियस ईयर में आ चुका है 8 मार्क्स का क्वेश्चन. बिफोर 1860s 1860 से पहले जो 3/4 ऑफ द रॉ कॉटन जो ब्रिटेन में इम्पोर्ट होता था वो अमेरिका से इम्पोर्ट होता था. सो दैट्स वाई जो ब्रिटेन के जो कॉटन मैन्युफैक्चरर्स थे वो वरी हो गए कि अगर हम अमेरिका पे ही डिपेंडेंट रहेंगे देन अगर कभी अमेरिका से इम्पोर्ट नहीं हो पाए तो कॉटन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा. इन 1857 कॉटन सप्लाई एसोसिएशन फाउंडेड इन ब्रिटेन. कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ब्रिटेन में कब आई, 1857 में, और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का फॉर्मेशन हुआ. अगर 8 मार्कर का क्वेश्चन लिखते हैं देन वी हैव टू मेंशन ऑल दिस पॉइंट. सबसे पहले बता देंगे अमेरिका का जो डिपेंडेंस है, ब्रिटेन जो अमेरिका पे डिपेंडेंट है फॉर रॉ कॉटन. उसके बाद कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के बारे में एंड मैनचेस्टर कॉटन कंपनी.
इन दोनों का फॉर्मेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो कॉटन प्रोडक्शन है उसको वर्ल्ड वाइड इनकरेज करना है. If America failed to export cotton to Britain at that time, India would supply cotton to Britain, बिकॉज जो इंडिया है उसकी भी सॉयल क्लाइमेट इज़ फेवरेबल टू कॉटन प्रोडक्शन एंड यहाँ पे चीप लेबर भी इजीली अवेलेबल है. 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर ब्रोक आउट हो जाता है और सिविल वॉर की वजह से जो रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट है फ्रॉम अमेरिका टू ब्रिटेन वो बहुत लो हो जाता है. उसके बाद जो इंडिया है वहाँ से स्टार्ट होता है एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, रॉ कॉटन टू ब्रिटेन. इन बॉम्बे जो कॉटन मर्चेंट्स थे वो कॉटन की कल्टीवेशन को इनकरेज करते हैं बाय गिविंग एडवांसेस टू अर्बन साहूकार्स, और अर्बन साहूकार्स जो हैं क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं टू रूरल मनी लैंडर्स. यहाँ पे एक चेन क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो कॉटन मर्चेंट से अर्बन साहूकार से रूरल मनी लैंडर्स. बाय 1862 से के टाइम पे ओवर 90% ऑफ कॉटन इम्पोर्ट, जो 90% ऑफ कॉटन इम्पोर्ट ब्रिटेन में होता था वो इंडिया से ही होता था. बट बाय 1865 सिविल वॉर जो अमेरिका में चल रही थी वो एंड हो जाती है. उसके बाद जो डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन है वो फॉल कर जाता है और कॉटन प्राइसेस जो हैं वो भी भी डिक्रीज़ हो जाती हैं. इससे क्या होता है, जो पीजेंट्स थे जिन्होंने लोन लिया था मनी लैंडर्स से, उन यहाँ पे जब कॉटन प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं तो इनकम ऑफ पीजेंट्स ऑल्सो डिक्लाइन, और जब पीजेंट्स की इनकम डिक्लाइन कर गई तो वो लोन पे करने में अनेबल हो गए. So this was also the time of financial crisis for the peasants.